मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 26 मई 2021 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके साथ हम स्टैटिक जीके और फैक्ट के भी डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, लास्ट में एक ऐसा टॉपिक लिया जाता है जो आपके सारे एग्जाम से रिलेटेड होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप चाहे जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो, एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, पीईटी या फिर आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की तैयारी करते हो, आपके लिए ये सेशन महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, लाइक करिएगा अगर नहीं किए हैं, और शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा दोस्तों, जिससे कि आपकी फैमिली बड़ी हो सके। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में श्री कुमार बनर्जी का निधन हो गया, यह कौन थे? आपको यह बताना है यह कौन थे। दोस्तों, यह थे दोस्तों भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष। याद रखेंगे, यह पूर्व अध्यक्ष थे। दोस्तों, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की अगर बात करें कब हुआ था, तो बता देंगे 3 अगस्त 1948 को हुआ था। दोस्तों, 3 अगस्त 1948 को। दोस्तों, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो बता देंगे मुंबई में है। दोस्तों जो बनर्जी जी हैं, यह बार्क के BARC भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के भी दोस्तों कुछ दिनों तक या फिर कह लीजिए 6 साल के लिए निदेशक के रूप में भी काम किया है इन्होंने। दोस्तों, याद रखेंगे 2010 तक इन्होंने काम किया है ना। तो इस वजह से हम बार्क के बारे में भी जान लेते हैं। बार्क का फुल फॉर्म यही याद रखेंगे, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। बार्क के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं श्री KN व्यास। दोस्तों, याद रखेंगे श्री KN व्यास। अगर बार्क के हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई में, अगर बार्क की स्थापना की बात करें तो 3 जनवरी 1954 को हुआ था। दोस्तों जो यह बनर्जी जी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आप बता देंगे ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको 2005 में पद्मश्री और 1989 यानी कि 1989 में इनको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, जो पद्मश्री है दोस्तों, यह भारत का चौथे नंबर का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। पहले नंबर का भारत रत्न है, दूसरे नंबर का पद्म विभूषण है, दूसरे नंबर का पद्म विभूषण, तीसरे नंबर का पद्म विभूषण और चौथे नंबर का पद्मश्री, जो कि स्थापना हुआ था इसका 1954 में दोस्तों, संयुक्त रूप से। आज का दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में फोर्ब्स ने 2021 के 10 सबसे अमीर एथलीटों की सूची जारी की है। इसमें सबसे पहले स्थान पर कौन है, पहले तो आप यह बताएं, इसके बाद हम सारे आपको रिवीजन कराते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले स्थान पर अगर बात करें फोर्ब्स द्वारा जारी किए गए एथलीटों की सूची में सबसे अमीर कौन है, तो कोनोर मैकग्रेगर है। दोस्तों, कोनोर मैकग्रेगर दोस्तों किस देश के हैं, तो बता देंगे आयरलैंड देश के हैं। दोस्तों, याद रखेंगे ये दोस्तों 180 मिलियन डॉलर के साथ पहले स्थान पर हैं। दूसरे स्थान पर लियोनल मेसी हैं, यह है दोस्तों 130 मिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर अर्जेंटीना के हैं। अगर बात करें तीसरे स्थान पर दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, यह पुर्तगाल के हैं। दोस्तों, याद रखेंगे यह है दोस्तों 120 मिलियन डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर। अगर बात करें चौथे स्थान पर कौन है, डॉक प्रेस्कॉट हैं। दोस्तों, डॉक प्रेस्कॉट चौथे स्थान पर है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, 107.5 मिलियन डॉलर के साथ दोस्तों ये चौथे स्थान पर है। अगर लास्ट में बात करें दोस्तों कौन से लास्ट प्लेयर हैं जो कि मतलब 10वें स्थान पर कौन है, तो बता देंगे केविन ड्यूरेंट, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, बास्केटबॉल प्लेयर हैं, 75 मिलियन डॉलर के साथ दोस्तों ये 10वें स्थान पर हैं। इतनी बातें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने वैश्विक G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? दोस्तों, बिल्कुल महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों यह टॉपिक, यह आपके लिए क्वेश्चन। तो बता देंगे दोस्तों, यह जो सम्मेलन का जो मेजबानी किया है वो इटली किया है। सबसे पहले तो आप यही याद रखेंगे, इटली। अब इटली के बारे में पहले जान लेते हैं, हम पूरा सब कुछ जान लेते हैं। इटली की राजधानी रोम, इटली की मुद्रा यूरो है। दोस्तों, याद रखेंगे इटली के जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों सर्जिया मटरेला है। दोस्तों, याद रखेंगे सर्जिया मटरेला। इटली दोस्तों यूरोप का एक कंट्री है। इटली को ही यूरोप का भारत कहते हैं, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ भारत में गंगा बहती है और उत्तर की तरफ हिमालय पर्वत है, उसी तरह सेम इटली में भी पो नदी बहती है और उसके उत्तर की तरफ दोस्तों आल्प्स पर्वतमाला है। याद रखेंगे, इस वजह से इटली को क्या कहते हैं दोस्तों, यूरोप का भारत कहते हैं। दोस्तों, इटली में बहुत ज़्यादा खेती होती है, जैसे कि हमारे यहाँ भारत में होती है, इस वजह से और इटली को क्या कहते हैं, यूरोप का भारत कहते हैं। दोस्तों याद रखेंगे इटली के पश्चिम की तरफ भूमध्य सागर है। दोस्तों, इटली के अगर पश्चिम की तरफ बात हुई है तो इधर ही जान लेते हैं एक सागर भी है, टिरहीनियम की सागर, इटली के पश्चिम की तरफ है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके दोस्तों पूर्व की तरफ बात करें तो कौन सा सागर है, पूर्व की तरफ एड्रियाटिक सागर है। दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों इटली में ही माउंट एटना, माउंट विसियस, माउंट मेरोपी, सोल फटारा, ये सब ज्वालामुखी इटली में स्थित हैं। इटली में एक सबसे बड़ा ज्वालामुखी दोस्तों स्ट्रोम्बोली, जो कि भूमध्य सागर का क्या कहते हैं दोस्तों, स्तंभ कहते हैं, ज्वाला का स्तंभ कहते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार किसने जीता है? सिर्फ आपको यह बताना है टेम्पल्टन पुरस्कार जीतने वाली कौन है, तो बता देंगे जेन गुडाल। दोस्तों, यह फीमेल है दोस्तों, जेन गुडाल, इन्होंने 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है। दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों प्राकृतिकवादी जेन गुडाल को जानवरों की बुद्धि और मानवता पर उनके जीवन के काम की मान्यता में टेम्पल्टन पुरस्कार के 2021
विजेता के रूप में घोषित किया गया। दोस्तों गुडॉल ने 1960 के दशक में तंजानिया में चिंपैंजी के अपने अभूतपूर्व अध्ययन पर अपनी वैश्विक प्रतिष्ठा बनाई थी। दोस्तों याद रखेंगे। टेम्पल्टन पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इसकी स्थापना 1973 को हुआ था। जॉन टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों जो इसमें पुरस्कार राशि दी जाती है टेम्पल्टन पुरस्कार में, वो दिया जाता है दोस्तों 1.1 पाउंड मिलियन। कितना दिया जाता है दोस्तों? 1.1 मिलियन पाउंड होता है दोस्तों, इतनी राशि उसमें दी जाती है। दोस्तों अगर बात करें वर्तमान में फ्रांसीसी कॉलिंस द्वारा यह आयोजित किया जाता है। जीवन के आध्यात्मिक आयाम की दोस्तों चाहे अंतर्दृष्टि, खोज या फिर व्यवहारिक कारणों के माध्यम से पुष्टि करने में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों 2021 के लिए किसे दिया गया है? जैन गुडॉल को। दोस्तों याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अक्टूबर 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? आपको सिर्फ यह बताना है दोस्तों, यह किस देश में आयोजित होने वाला है दोस्तों, क्योंकि यह 2020 में आयोजित होने वाला था। कोरोना महामारी को देखते हुए टाल दिया गया 2021 के लिए, लेकिन 2021 में फिर वैसी ही स्थिति बनी हुई है, तो इस वजह से इसको 2022 में आयोजित किया जाएगा दोस्तों। इसका तारीख भी तय किया कर दिया गया है अक्टूबर 2022 में। दोस्तों याद रखेंगे ये कहाँ पर होने वाला है, किस देश में, तो बता देंगे हमारे प्यारे देश भारत में होने वाला है दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे फीफा की, तो फीफा के अध्यक्ष इस समय कौन है? गियानी इन्फेंटिनो है। और इसकी स्थापना फीफा की कब हुई थी, तो बता देंगे 21 मई 1904 को हुआ था दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों। अगर बात करें फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है दोस्तों। इतनी बातें आप फीफा से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ला लीगा खिताब किसने जीता है? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ला लीगा जो है दोस्तों, जो ला लीगा है, यह जो है दोस्तों कौन सा खेल है? आपसे कभी यह भी पूछा जा सकता है कि ला लीगा किस खेल से रिलेटेड है, तो आप बता देंगे फुटबॉल से रिलेटेड है दोस्तों, फुटबॉल से, है ना। याद रखेंगे दोस्तों। ला लीगा खिताब किसने जीता है, तो बता देंगे दोस्तों ला लीगा खिताब जीतने वाले हैं एटलेटिको मैड्रिड। एटलेटिको मैड्रिड दोस्तों, ये किसको हराए हैं, तो बता देंगे रियल मैड्रिड को इन्होंने हराया है। और रियल मैड्रिड हराकर दोस्तों सोचा था कि वे एटलेटिक मैड्रिड को हरा देंगे। ये किसको हराया था रियल मैड्रिड? पहले ये बता देंगे वेला डीला को दोस्तों, वेला डोलिड को यह हराकर सोचा था कि एटलेटिक मैड्रिड को हरा देंगे, क्योंकि दोस्तों यह बहुत बार से जीतता हुआ आ रहा था, लेकिन अचानक बाजी पलटती है और एटलेटिक मैड्रिड जीत जाते हैं रियल मैड्रिड को हराकर। दोस्तों याद रखेंगे यह एक टीम का नाम है दोस्तों, किसी एक सेपरेट पर्सन का नेम नहीं है दोस्तों, ये किसी एक टीम का नेम है। याद रखेंगे दोस्तों। इनका जो स्कोर रहा है एटलेटिक मैड्रिड का, यह रहा है 86 और रियल मैड्रिड का रहा है दोस्तों 84, यानी काफ़ी ज़्यादा अंतर नहीं था, बहुत कम फासला था, लेकिन फिर भी कह लीजिए ये जीते हैं दोस्तों। जो दोस्तों वेला डोलिड हैं, यह 19वें स्थान पर रहे हैं। अगर बात करें तो 19वें स्थान पर, दूसरे स्थान पर कौन रहा है दोस्तों, तो बता देंगे रियल मैड्रिड रहे हैं। याद रखेंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं दोस्तों? आपको यह भी बताएंगे एशिया के सबसे अमीर कौन बने हैं, और आपको यह भी बताएंगे विश्व का सबसे अमीर कौन है दोस्तों। और एशिया के जो सबसे अमीर हैं वह विश्व के स्तर पर किस स्थान पर हैं, सब कुछ बताने वाले हैं, देखिएगा ध्यान से। हाल ही में एशिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं दोस्तों, वह बने हैं आपके मुकेश अंबानी जी, रिलायंस के मालिक दोस्तों। और दूसरे स्थान पर गौतम अडानी रहे हैं दोस्तों। अभी तक जो दूसरे स्थान पर रह रहे थे वो जोंग सैनसेन है दोस्तों, यह चीन का है, यह रह रहा था, लेकिन अभी हाल ही में गौतम अडानी यह दूसरे स्थान पर आ गए हैं और पहले स्थान पर मुकेश अंबानी है दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों इन लोग की राशि की, सबसे अगर बात करें दोस्तों अंबानी का अभी इस साल कितना का नुकसान हुआ है, तो बता देंगे $175.5 का, $175.5 मिलियन का इनका नुकसान हुआ है। अगर वहीं देखा जाए जो अदानी है दोस्तों, अदानी की पूरी संपत्ति की अगर बात करें दोस्तों, तो बता देंगे अदानी का पूरा संपत्ति कितना है, $66.5 बिलियन का, $66.5 बिलियन दोस्तों। अगर वहीं बात करें झोंग की पूरे संपत्ति का बात करें, 63.6 बिलियन का है। अगर उसी जगह बात करें अंबानी के पूरे दोस्तों संपत्ति की, तो 76.5 बिलियन है दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों। अगर बात करें फोर्ब्स द्वारा कह लीजिए या फिर ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स इसे भी कहते हैं, जो कि 21 मई 2021 को जारी किया गया था दोस्तों। इसमें सबसे पहले स्थान पर, पूरे विश्व में सबसे पहले स्थान पर संपत्ति के मामले में सबसे ज़्यादा अमीर जेफ बेजोस हैं दोस्तों। याद रखेंगे, जो कि यूएसए के हैं दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों 1 से लेकर 10 तक के सबसे अमीर व्यक्तियों में, तो इसमें केवल तीसरे स्थान पर हैं बर्नार्ड अर्नाल्ट, जो कि फ्रांस के हैं, और सारे के सारे जो 9 हैं वह यूएसए के ही हैं दोस्तों। पहले स्थान पर जेफ बेजोस, दूसरे स्थान पर एलॉन मस्क दोस्तों, आपको पता है स्पेस एक्स
कि यह मालिक हैं दोस्तों, यूएसए में स्थित हैं। और चौथे स्थान पर बिल गेट्स हैं दोस्तों, आपको पता है यूएसए के ये भी हैं। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के मालिक यूएसए के हैं दोस्तों। वारेन बर्फ हैं, यह भी यूएसए के हैं दोस्तों, जो कि छठे स्थान पर है। लैरी पेज है दोस्तों, आपको पता है गूगल की स्थापना करने वाले लैरी पेज दोस्तों, ये सातवें स्थान पर यूएसए के ही हैं। सर्गी ब्रिन है दोस्तों, यह भी लैरी पेज और सर्गी ब्रिन दोनों लोग एक ही साथ थे दोस्तों, स्थापना किए थे गूगल का। यह 8वें स्थान पर यूएसए के ही हैं। और लैरी एलिसन है दोस्तों, ये 9वें स्थान पर है, यह भी यूएसए के हैं। और स्टीव वॉलमर हैं, यह 10वें स्थान पर है, यह भी यूएसए के ही हैं दोस्तों। अगर बात करें पूरे विश्व में मुकेश अंबानी का कौन सा स्थान है, तो बता देंगे 13वां स्थान है दोस्तों। और 14वें स्थान पर है गौतम अडानी, याद रखेंगे दोस्तों। 13वें स्थान पर पूरे विश्व में सबसे अमीर आदमी अपने भारत के मुकेश अंबानी है, याद रखेंगे। और यही एशिया के सबसे अमीर आदमी है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के सीईओ कौन बने हैं दोस्तों, आपको यह बता देना है। हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के जो सीईओ बने हैं, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दोस्तों, ये कौन बने हैं, तो बता देंगे यह बने हैं राजेश बंसल दोस्तों। कौन बने हैं, राजेश बंसल दोस्तों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एनटीएन गिलिचिच पुरस्कार किसने जीता है दोस्तों, हाल ही में एनटीएन गिलिचिच पुरस्कार किसने जीता है, तो बता देंगे हॉकी इंडिया ने जीता है दोस्तों। हॉकी इंडिया ने जीता है दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों, इसमें बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं। जैसे बात करें पब्लो नेग्रे पुरस्कार, यह मिला है किसको, उज्बेकिस्तान हॉकी फेडरेशन को मिला है दोस्तों, याद रखेंगे। अगर बात करें थियो इकेमा पुरस्कार किसे मिला है, तो पॉलिश हॉकी संघ को मिला है दोस्तों 2021 का, याद रखेंगे। अगर बात करें दोस्तों HRH सुल्तान अजलान शाह पुरस्कार किसे मिला है, तो बता देंगे न्यूजीलैंड के शेरोन विलियमसन को मिला है दोस्तों, याद रखेंगे। और एक और पुरस्कार दिया गया है गुस्ट लाथॉवर्स मेमोरियल ट्रॉफी, यह दिया गया इवोना मक्कर को। किसको दोस्तों, इवोना मक्कर को दोस्तों। सारी बातें आप नोट करते रहिए। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ओपी भारद्वाज का निधन हो गया दोस्तों, यह कौन थे, आपको यह बताना है। यह दोस्तों एक मुक्केबाज कोच थे दोस्तों, याद रखेंगे। यह मुक्केबाज कोच थे दोस्तों, जिनका हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों कल के क्वेश्चन की तरफ, जो आपसे पूछा गया था। सारे बच्चों ने बहुत सही आंसर दिया। सुनील जी बहुत अच्छे से आंसर दिए, आप सुधीर जी बहुत अच्छे से, धीरज जी बहुत अच्छे से आंसर दिए। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत अच्छा लगता है आंसर देते हैं। इसी तरह आप अपने साथियों को भी जोड़िए, अपनी फैमिली को बड़ा करिए, आपका बहुत बहुत योगदान होगा दोस्तों। आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया। इसके साथ आप पर डे यह रिवीजन करने की जब आदत है आपकी, तो सारे डेट जरूर से जरूर लिखेंगे। 10 बार रिवीजन करेंगे, 10 बार लिखेंगे, जिससे कि अभी आपके आगे स्टूडेंट शब्द जुड़ा है, वह स्टूडेंट शब्द जब तक जुड़ा रहेगा तब तक आप रिवीजन करते रहिए दोस्तों, जिससे कि आपको यह हैबिट बना रहे। चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ दोस्तों, जो आपको आज रिवीजन कराने वाले हैं। इतिहास का है, मुगल वंश के शासक और उनके शासनकाल दोस्तों। जैसे बात करें बाबर, मुगल वंश का सबसे पहला यही स्थापना किया दोस्तों, पानीपत जो 1526 की लड़ाई हुई थी, इब्राहिम लोदी को हराकर दोस्तों, यह मुगल वंश का स्थापना किया था। तो बता देंगे बाबर का जो शासन था 1526 से 1530 तक दोस्तों था, 4 वर्ष के लिए। हुमायूं का जो शासन था 1530 से 1540 तक दोस्तों। इसके बाद आपको पता है शेरशाह सूरी आता है, और सरहिंद की लड़ाई, जो कि चौसा और सरहिंद की लड़ाई होती है 1539-1540 में, उसमें यह हारता है। इसको 10 साल के लिए भारत से निकास कर दिया जाता है। बाद में 1555 में फिर आता है दोस्तों। 1555 में जब आता है तब यह, इसके बाद यह सरहिंद की लड़ाई लड़ता है। सरहिंद की लड़ाई लड़ता है, और 1555-1556 में दोस्तों जो आपके शेरशाह सूरी के पूर्वज थे उनको हराता है, और 1 साल का शासन करता है। बाद में अपने लाइब्रेरी के सीढ़ियों से गिरकर दिल्ली में इसकी देहांत हो जाती है दोस्तों। लगभग 11 साल तक ये शासन करता है। इसके बाद तीसरे स्थान पर अकबर आते हैं, 1556 से 1605 तक इनका शासन होता है दोस्तों, 49 वर्ष तक। इसके बाद जहांगीर आते हैं 1605 से 1627 तक दोस्तों। शाहजहां आते हैं 1627 से 1658 तक, 31 वर्ष तक। औरंगजेब आते हैं 1658 से 1707 तक दोस्तों, याद रखें। इसके बाद उत्तर मुगल काल स्टार्ट हो जाता है। उत्तर मुगल काल में सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम आते हैं 1707 से 1712 तक। फिर जहांदार शाह आता है दोस्तों 1712 से 1713 ईस्वी तक, 1 साल के लिए रहता है। फर्रुखसियार आता है दोस्तों, ये 6 वर्ष के लिए रहता है 1713 से 1719 तक। फिर रफीउद्दर्जाद और रफीउद्दौला दोस्तों, यह दोनों 4-4 महीने के लिए आते हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद कर सकते हैं। नेकिसियर आता है 1719 में दोस्तों, याद रखें कुछ दिन के लिए बना रहता है। फिर मोहम्मद इब्राहिम आता है 1719 में। मोहम्मद रोशन अख्तर आता है 1719 से 1748 तक दोस्तों। अहमद शाह आता है दोस्तों 1748 से 1754 तक। फिर आलमगीर द्वितीय आता है 1754 से 1759 तक। फिर आलम द्वितीय आता है 1759 से 1806 तक दोस्तों। फिर अकबर द्वितीय आता है 1806 से 1837 तक। फिर बहादुर शाह द्वितीय आता है 1837 से 1858 ईस्वी तक दोस्तों। तो आप इतनी बातें दोस्तों याद रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिए, जिससे कि आपकी फैमिली बहुत जल्द बड़ा हो सके दोस्तों। रोज़ डेली 12 बजे एक सेशन आता है आपके लिए, चाहे वह जीके का होता है
एक होता है या फिर आपका मैथ का होता है, मतलब एक-एक दिन के अंतर पे आता है। तो आप वह वीडियो ज़रूर फ़ॉलो करें, आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा दोस्तों। वो भी जीके ट्रिक और मैथ ट्रिक का वीडियो आ रहा है, जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होता है। आपका कैलकुलेशन बहुत फ़ास्ट कर देगा दोस्तों। तो आप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए अपने साथियों के साथ और शेयर करिए। आपसे सिर्फ़ एक उम्मीद रहती है। धन्यवाद मित्रों।